जैसे आर्टिफिशियल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आजकल बहुत बूमिंग टॉपिक चल रहा है। जैसे नॉर्मल एक कपल है कि आईवीएफ कराने गया, कंसीव हो गया तो ट्रिपलेट या फिर मिनिमम एटलीस्ट ट्विंस होते ही होते हैं। तो जब वो हो जाते हैं तो एटलीस्ट प्री टर्म मतलब 6 महीना या 7 महीने में वो डिलीवर हो जाते हैं। फिर उसमें थोड़े बच्चे पनपते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। जो हो भी गए उसके बाद मैंने देखा है कि इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक होती है। तो इसमें जैसे हम आयुर्वेद से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारा बीज शुद्धि, शरीर शुद्धि, पंचकर्मा, उत्तर बस्ती, इसकी चिकित्साओं के आधार पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं को ट्यूब ओपन हुआ है और उसके बाद में कंसीव भी हो गया है। तो मेरा कहना यही है कि आईवीएफ को अंतिम विकल्प ना समझ के आयुर्वेद की तरफ जरूर बढ़िए। तो संगम संस्कृतियों का जो ये पुरस्कार है, तो द लॉर्ड शो में आज हमारे साथ हैं स्त्री और बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुप्रिया अंजनी मिश्रा, जिन्होंने गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 10 सालों से अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत सारी महिलाओं को एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं महिलाओं की बांझपन समस्याओं का समाधान लेके और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संपूर्ण जानकारी आयुर्वेद में किस तरीके से दी जाती है। हमारे साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर सुप्रिया अंजनी मिश्रा का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द लॉर्ड शो में। तो डॉक्टर साहब, स्टार्ट करने से पहले आपकी जर्नी के बारे में और हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपने इस करियर को क्यों चुना और क्या चीजें आपके माइंड में रही जिससे आप इस फील्ड में जो है अपने आप को लाने के लिए जी देखिए, इस क्षेत्र के लिए पहले से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिला होने के नाते या फिर माँ होने के नाते अपनी मदर को भी देखा है कि वो पहले हम लोगों का ख्याल रखती थी। मतलब जैसे कि आम महिला भी होती है कि अपने घर का सोचेंगी, अपने परिवार का सोचेंगी, अपने बच्चों का सोचेंगी और बाद में अपने बारे में सोचेंगी। तो फिर उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रोग जो कि बहुत इग्नोर हो जाते हैं और आगे चल के बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जैसे हमेशा मैंने देखा है। तो इसलिए एक एज अ मास ट्रीट करने के लिए और एज अ वुमन मैं ज्यादा मुझे लगता है अच्छे से समझ पाऊंगी, उनकी मन की बातें भी और जो भी है वो अच्छे से बोल पाएंगी। तो इसलिए मुझे हमेशा इंटरेस्ट आया है, तो इसलिए मैंने यही क्षेत्र चुना। ओके। तो अब तक की आपके करियर में जो एक लंबा समय होता जा रहा है, तो इसमें आपकी जो सबसे बड़ी सीख रही है अब तक के टाइम के लिए वो कौन सी रही है? सीख यही है कि हमें अपने जो भी आसपास महिला है, स्पेशली महिलाओं के बारे में ही बोलना चाहूंगी, तो वो अपना ख्याल जरूर रखे। और क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी एक घर चलता है तो महिला की वजह से, क्योंकि वो हर चीज में सपोर्टिव रहती है, बच्चों के खान पान से लेके न्यूट्रिशियस वैल्यू, हेल्थ रिलेटेड इश्यू। और अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है या फिर अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती है तो बहुत हद तक घर भी कोलैप्स हो जाता है। तो अपना ख्याल जरूर रखिए, यही सीख देना चाहूंगी। सीख देना चाहेंगे। और साथ ही में एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि आप जैसे महिलाओं को, ये जो लेडीज हैं, उनको आप टिप्स क्या देंगे? अगर हेल्थ की बात करें तो उनको हेल्थ के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स यही देना चाहूंगी कि पहले अपना खाना जो है वो अलग करके रखे, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि महिला बासी खाना खा लेती है या फिर बच्चों ने जो भी छोड़ा है वो खा के अपना पेट भर लेती है कि सोचेगी कि हाँ बाद में मैं अच्छे से खाऊंगी, और वो टाइम कभी आता नहीं है। और सेकंड ये है कि हेल्थ इश्यू को छोटा सा भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, तो उसको इग्नोर ना करे, उसको आप मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। और थर्ड है कि अपना टाइम खुद थोड़ा सा एटलीस्ट हाफ एन आवर या 10 मिनट खुद के लिए जरूर निकाले, जैसे एक्सरसाइज उसमें करे या एक कप कॉफी बना के पी ले या फिर कुछ ना करे बैठे या सोए। तो मी टाइम जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो वो आप जरूर करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को अपने लिए समय निकालना चाहिए, जो आज की डेट में या भारत
जैसे देश में जी शायद जो पहले तो महिला को प्राथमिकता दी जाती थी, जी आज भी बहुत जगह है, लेकिन वो जो छूट गया है जी तो इसके लिए अपने आप को पहले टाइम देना जी स्टार्ट करें। जरूर जरूर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे क्योंकि आप इसी से संबंधित मरीजों को देखती हैं, तो जो गर्भ धारण करने में जो दिक्कतें आती हैं या इनफर्टिलिटी जिसको आज की डेट में बोल दिया गया है, तो ऐसे जोड़ों को या ऐसे जो कपल्स होते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में? जी इनफर्टिलिटी जब भी आप सोचेंगे तो आपके मन में यही आएगा कि एक उदास महिला यूपीटी की पकड़ी हुई या फिर बांझपन, मतलब बस महिलाओं को हम कंसंट्रेट करते हैं। तो ये ना करके इसमें पुरुष का भी उतना ही रोल है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको जानना पड़ेगा। सेकंड ये है कि जब गर्भधारणा होता है तो दोनों की जैसी नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में एक पौधा भी लगाते हैं जी तो हम चाहते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट गमला लाएं, उसमें मिट्टी भी प्रॉपर हो, बीज भी अच्छा हो और खान पान अच्छा हो। तो उसी हिसाब से हमें अपना गर्भ का भी सोचना है कि गर्भ मतलब जो गमला है, मिट्टी मतलब एंडोमेट्रियम, बीज मतलब पुरुष बीज, और खान पान फर्टिलाइजर मतलब उसका, जैसे फर्टिलाइजर जैसे खान पान है, न्यूट्रिशन है, हार्मोन का सप्लाई। तो इसके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। तो पुरुष लोग भी आगे आके ये ना सोचे कि मेल ईगो फैक्टर एक काइंड ऑफ रहता है कि मेरा मुझे कोई कमी नहीं है। फिर थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि ओपीडी के अंदर भी नहीं प्रवेश करते, वो सोचते हैं कि नहीं आप दिखाओ, आप में अगर सब, क्योंकि आपका ही प्रॉब्लम है। तो ये ना सोच के दोनों मिलके अगर आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस जो महिला के ऊपर ही ज्यादा होता है वो कम हो जाएगा और जर्नी आसान हो जाएगी। जर्नी आसान हो जाएगी। लेकिन आमतौर पे देखा गया है मैम कि जैसे अपने देश में मेनली लेडीज को इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है, या इतने सालों से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, तो बांझपन जैसे एक वर्ड है, तो मेंटली जो है अगर आप देखा जाए तो उससे बहुत सारे गाने भी बना दिए गए हैं, है ना, कि बांझन को पुत्र दे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या एक महिला होने के नाते या महिलाओं के ऊपर इसका एक स्ट्रेसफुल बर्डन रहता है क्या? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ज्यादा बर्डन रहता है कि एक साल के अंदर अगर एक कपल को कंसीव नहीं होता तो देखा गया है कि उनके फैमिली मेंबर्स या फिर आसपास पड़ोस वाले या फिर रिलेटिव्स हर टाइम यही पूछेंगे कि अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और वो मेल को नहीं पूछेंगे, मेल पार्टनर को नहीं पूछेंगे, फीमेल को ही पूछेंगे और सोचेंगे कि इसमें ही कोई प्रॉब्लम है। राइट। तो वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है और इसके लिए और उनको फिर प्रेशराइज होता है कि पर ओवुलेशन हो गया या फिर पीरियड आ गया तो उनको अगले मंथ में एक अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी कभी कभी बांझपन ज्यादा और बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए दोनों को एक साथ आके कंसल्टेशन लेना चाहिए किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि इसकी जो प्राथमिकता या प्रथम उपचार जो होगा वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही होगा, या इसको कहीं और जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, या फिर डायरेक्टली आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अगर कोई है आपके आसपास तो वहां जाके आप कंसल्ट कर लीजिए। ओके, तो मैम जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हार्मोनल बदलाव जो होते हैं मेनली महिलाओं के जो मानसिक स्वास्थ्य को कैसे वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जो है हम जानना चाहेंगे। जो हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति आपका क्या रुझान है? हार्मोनल बदलाव हमारे जैसे मैं पेशेंट को भी यही समझाती हूँ कि आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जिसका जो काम है वो छोड़ के कुछ और काम करेंगे तो अपना काम हम भूल जाएंगे या फिर करेंगे कम। तो सेम वे हमारा ब्रेन का ही वैसे ही है कि जैसे पिट्यूटरी हार्मोन होती है उसका काम होता है जैसे एलएचएस से सिक्रीट करना और फिर वो ओवुलेशन ट्रिगर करना, मतलब अंडे दाने को ट्रिगर करना है, उसके बाद अंडे बनते हैं। तो ये उसका नॉर्मल काम है। अब हम उसको स्ट्रेस दे देंगे या फिर तनाव दे देंगे तो वो उसका काम छोड़ के वो स्ट्रेस में रहेगा और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जरूर होता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसके लिए ये है कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में आप बताइए कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। स्ट्रेस की कंट्रोल यही कर सकते हैं हम कि एक तो जो पार्टनर है उसको सपोर्टिव होना पड़ेगा। सेकंड ये है कि आप छोटे छोटे लाइफस्टाइल के रेजिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, आजकल तो जुम्बा और बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं तो जिसकी वजह से हम स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। या फिर वही मैंने जैसे बोला कि आप कुछ ना करें, आपको लगता है कि मैं ये काम करने से मुझे स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, जैसे मेरी थोड़ी हॉबी है तो वो मैं करूँ, या फिर मेरा अपना वर्क के बाद मैं कुछ ऐसे इंडल्ज हूँ अपने इसके लिए ताकि मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाए।
तो बहुत सारे एक्सरसाइज, योगा, रीडिंग बुक, मतलब जो चाहे एन नंबर ऑफ थिंग्स है वो कर सकते हैं। और ये सोचना कि भाई मुझे बच्चा कब हो जाएगा, ये सोचने के व्यतिरिक्त बाकी के सारा बाकी सारे कर काम सकते हैं। और एक चीज और थी जो दिमाग में आई कि जैसे आज की डेट में पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जी। यानी कि प्रसव के बाद डिप्रेशन जो है आम माना जा रहा है आज की डेट में, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? बचने के उपाय से ज्यादा मुझे ये टर्म ही पसंद नहीं है। अच्छा। एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जैसे एक महिला पूरे 9 महीने तक बच्चा कैरी करती है, उसके कुछ अपने ख्वाहिशें होती है कि मैं एक अगर न्यू मदर है तो उसमें ये रहता है कि उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे उसका खुद का फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट करके वो सोचती है कि मेरा एक बच्चा हो रहा है, या फिर उस पर वो बहुत खुश रहती है। जैसे उसकी प्रसूति हो जाती है, उसको एक कमरे में रखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। एक कमरे में रहती है पूरे टाइम, और बस वो अपने बच्चे के बारे में ये करती है कि उसने सुसु किया, पॉटी किया, फिर से फीडिंग, तो यही साइकिल चलती रहती है। रात के टाइम स्पेशली जैसे बच्चों में आदत होती है कि नाइट टाइम उसी टाइम जगना, और उसी टाइम फिर से वही साइकिल, तो उसमें ना माँ की नींद कंप्लीट हो पाती है, उसका खाने का अगर प्रॉपरली ध्यान ना रखा गया तो ना खाना अच्छे से मिलता है, तो उसमें डिप्रेशन टाइप आ जाता है। तो इसमें यही है कर सकते हैं कि जो उनके साथ है, स्पेशली अगर हस्बैंड साथ में है तो हस्बैंड को थोड़ा ख्याल रखना है कि बच्चे को थोड़ा ले और वो थोड़ा सा रेस्ट करे। नहीं तो उसके अगर वो इन लॉ में है तो इन लॉज को हेल्प करनी चाहिए कि उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे, थोड़ा पैम्परिंग चाहिए। थर्ड ये है कि उसकी मदर उसका ज्यादा ख्याल रख सकती है, क्योंकि वो सोचेगी कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, क्योंकि माँ तो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, या फिर बाकी के लोग जैसे बच्चा पैदा होता है माँ को इग्नोर करके बस बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो फोकस पूरा बच्चा रहता है और माँ निग्लेक्टेड रहती है। तो उसको निग्लेक्ट ना करके उसको प्रॉपर पैम्परिंग, जैसे मालिश होती है, प्रॉपर नरिश डाइट होता है जैसे पंजीरी, और जो ऋतु के अनुसार आहार होती है, वैसे अगर करेंगे तो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आ सकता। ओके। तो ये जो अभी जो कुछ रीति रिवाज के आड़ में या बहुत सारी चीजें जनरली जो हो रही हैं, जैसे मालिश होना हो गया, या तरह जैसे आपने अभी एक नाम लिया पंजीरी, शायद बहुत लोग जानते हो, तो ये सारी चीजें बहुत मतलब सालों से चली आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आज के समय में भी सही हैं, या इनका कोई साइंटिफिक यूज है, या ये खाली एक पद्धति है जो चलती आ रही है? जी, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि मदर को पूरी वैसे की वैसी बॉडी में आना, या फिर उसका एक प्रॉपर नरिशमेंट जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो वापस उसी इसमें आने के लिए उसको जो नेसेसरी है, जो पहले की चीजें हैं, तो वो आज भी कंटिन्यू होती है, और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। साइंटिफिक ये काम कर रहे हैं। और इसी में हमारा जो एक अगला सवाल था, मैं तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो जैसे लाइफ स्टाइल हो गई, ये स्ट्रेस आज की जो कहते नहीं कि दौड़ती भागती जिंदगी में जो स्ट्रेस होता है या तनाव है, उसकी वजह से क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है या मासिक चक्र जो होता है उसमें कोई बदलाव आता है, या वो नॉर्मल चीज है? नहीं, आजकल तो मासिक चक्र पूरा डिपेंड है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के लिए। ओके। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उसके 80% होते हैं इसी के लिए, मतलब जैसे पीसीओडी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या सिंड्रोम आप अगर देख रहे हैं, तो इसमें यही देखा गया है कि अगर टीनेज या फिर उसके बाद भी उसका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है कि जैसे लेट नाइट पार्टीज हो रही है, लेट नाइट जागरण हो रही है, मोबाइल का बहुत देखना, या फिर सुबह जल्दी नहीं उठना, दोपहर में सोना है, खान पान में गड़बड़, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पर अपने ऋतुचर्या में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हद तक प्रॉब्लम होती है, और आगे चल के पीसीओडी और उसके आगे इनफर्टिलिटी ये देखा गया है बहुत। तो बेसिकली सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, है ना? तो किसी भी बीमारी को आने को रोकने के लिए या आने से रोकने के लिए हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो स्ट्रेस ना ले, तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है ना? और अगर ये बात करें मैम, आप भी इस बात से जो है एग्री करेंगे कि आज भी समाज में दो वर्ग हैं, एक है ग्रामीण वर्ग और एक है शहरी वर्ग। अगर हम रूरल और अर्बन में अलग अलग देखें तो उसमें एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो आप उसको कैसे देखती हैं, और इसको दूर करने की आपके जो जहन में चीजें हैं वो क्या है? देखिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फर्क है एजुकेशन लेवल का और
थोड़ा फाइनेंशियल ओके। स्टेटस का। अगर महिला एजुकेटेड है हम्म, तो मतलब जैसे देखा गया है कि ग्रामीण महिला में अगर एजुकेशन की कुछ कमी की वजह से वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाती, या फिर देखते हैं कि छोटी मोटी भी चीजें हैं वो इग्नोर करती है, या फिर सोचती है कि बाद में दिखाएंगे। जबकि एजुकेटेड महिला ज्यादा अपने हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहती है, हाँ, और फिर आती है कि हाँ छोटा भी प्रॉब्लम है तो वो आएगी, गूगल सर्च करके आएगी, या फिर सर्च करके पूरा आ जाएगी। तो एजुकेशन का एक लेवल है। सेकेंड, फाइनेंशियल की वजह से सोचती है कि वही जो कॉमन सोच है कि पहले अपने बच्चों का हेल्थ देखेंगे, या फिर बूढ़े बुजुर्ग अगर कोई घर पर है तो उनका हेल्थ देखेंगे, तो बाद में अगर सोचेंगे कि हाँ पैसे वैसे हैं तो अपने बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो ये दो चीजें ज्यादा मैंने देखी है, कॉमन है। ओके। और आज भी मुझे लगता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस जी ये मेनली कारण रहता है कि जिसमें जो है बच्चे की डेथ सडन होती है आफ्टर डिलीवरी और बिटवीन द टाइम पीरियड। तो ये आज भी वैसा है या इसमें कुछ गवर्नमेंट कोई काम कर रही है या उस तरीके से चीजें चल रही हैं कि लोग अवेयर हो पाए? गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की है, पर जैसे जो सोच है या फिर मानसिकता है वो आज भी होम डिलीवरी करा रहा है। आज भी सोच रहा है कि पूरे प्रेगनेंसी में पूरे मतलब एंटीनेटल चेकअप वो नहीं कराता है। लास्ट मोमेंट पर बच्चा पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से डिलीवरी होती है। उसमें बहुत हद तक माँ को और बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यही है, गवर्नमेंट चाहे जितना करे पर अवेयरनेस टू द लेवल वहां तक नहीं पहुंचा है अभी। क्योंकि मेनली क्या होता है जब कोई प्रेगनेंसी का केस होता है तो उसके पास जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें सारी चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं और उसका जो है मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप अभी जैसे जो बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आज भी ऑपरेशन से डरते हैं। जो सीजरियन की बात अगर हम करें कि ऑपरेशन से जो है बर्थ हो रही है और कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, तो आपकी नजरों में अच्छी सी जो चीज है वो कौन है, नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेशन वाली? और अगर उसमें डर है तो वो डर क्यों भी आज भी है लोगों में? जी, डर यही है कि पुरानी सोच यही है कि हाँ नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सही रहेगा। पर वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। कि अगर स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं बच्चे को, माँ को देखते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हाँ बच्चे का पोजीशन क्या है, हेड लो पोजीशन है क्या, से पहले से क्या प्रॉपर्ली, और उसमें फ्लूइड प्रॉपर्ली है क्या नहीं, पूरे एंड का पोजीशन जैसे प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, ब्लड कैसा है, ब्लड नेगेटिव तो नहीं है। मतलब ये सारी चीजें जब हम चेक करते हैं उस हिसाब से बहुत हद तक प्रॉब्लम हमें पता होती है कि लास्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। कि आइदर ये सब कुछ सही रहा तो नॉर्मल डिलीवरी जाएगा, अगर कुछ भी इसमें ये है तो डिसीजन वही लेते हैं कि जैसे ऑपरेशन होगा। तो उसमें ये परिवार वालों को सपोर्टिव रहना चाहिए कि ये ना सोचे कि बस नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बच्चे और माँ को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो जो डिसीजन हर डॉक्टर लेगा वो मुझे लगता है कि बेस्ट टू बेस्ट होगा, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। मैम समाज में बहुत सारे लोग आज ये भी सोच रहे हैं कि शायद ऑपरेशन जो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पे पैसा बढ़ाने का एक केंद्र बन गया। तो क्या इसमें सच्चाई है या इसमें कोई आप भेदभाव देखते हैं? जैसे अभी देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो डॉक्टर सोचता है, जैसे मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ कि हम सोचते हैं कि हमारा मरीज चाहे वो जो भी हो, अमीर हो गरीब हो, वो बेस्ट टू बेस्ट उसे हम सुविधा दे, और जो है करेक्ट डिसीजन उसे मिले। तो बाकी का मुझे नहीं पता है क्या है। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब महिलाएं या लेडीज जो आपके पास आती हैं तो आज की डेट में क्योंकि आप देखेंगे कि इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियां हैं, कुछ सही हैं कुछ पता नहीं किसने डाली हैं क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं है। तो जब वो पढ़ के आती हैं आपके पास में और वो अपने बारे में आपको बताती हैं या अपनी जानकारी आपसे साझा करती हैं तो उसको आप कैसे देखती हैं? क्या वहां पे डायग्नोस करना उतना आसान है या कुछ आप चैलेंजेस देखती हैं वहां पे? बहुत ज्यादा चैलेंजेस है एक्चुअली, क्योंकि गूगल में जो भी हम बीमारी टाइप करेंगे तो उसमें देखा गया कि एंड रिजल्ट उसका कैंसर या फिर कोई भयानक बीमारी होती है। तो उसमें पेशेंट ऑलरेडी पैनिक रहता है अगर वो बहुत ओवर सर्च करके आता है। तो उसमें हमें उससे बहुत अच्छे से समझाना और उसे क्लियरिटी देना, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज हमेशा रहा है। अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसे भी आती होंगी जो आज भी खुलकर बात नहीं कर पाती होंगी या उनके अंदर एक हेजिटेशन है
या अपनी बातों को रखने में उतनी तरीके से सक्षम नहीं है, तो वो पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप कैसे डील करते हैं? अ, मुझे लगता है कि अगर एक फीमेल डॉक्टर है हम्म, और अगर वो बहुत फ्रेंडली में थोड़ा-सा उनका फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे, तो मुझे लगता है कि कोई झिझक उनको नहीं रहती है और वो बहुत अच्छे से मतलब अगर वो कम एजुकेटेड रही हो या फिर बहुत शाय नेचर की भी हो, तो भी मेरे पास तो सारे हाँ, खुल के तो ये बोल देते हैं। बेसिकली ये डॉक्टर पे ज्यादा बर्डन है इसका ऐसे कंपेयर टू पेशेंट। अगर यस, पेशेंट उससे नॉर्मल बात नहीं कर रहा है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको एग्ज़ैक्टली, कैसे ढालता एग्ज़ैक्टली। है ना? ठीक है मैम, तो एक क्वेश्चन और था हमारे पास में कि जैसे आपके अब तक के करियर में ये आपने जो पाया है कि ऐसा कौन सा मिथक है जो आज भी चला आ रहा है लेकिन वो मिथ है, सच्चाई नहीं है उसमें? बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें बोला जाता है कि स्पेशली ग्रामीण लोगों में कि अगर किसी महिला को दूध वगैरह नहीं आता है, हाँ, तो उनमें एक रहता है कि वो चाकू-वाकू लेके घूमते हाँ, रहते हैं साथ में। जी, वो बोलते हैं कि दूध जो है उसका भूत पी गया। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है अच्छा, और ऐसे कुछ नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन और रेस्ट और प्रॉपर नरिश्ड डाइट अगर ले, हाँ, तो सब कुछ सही होता है। तो वो हर दूसरे-तीसरे दिन मैं ये सुनती रहती हूँ। अच्छा, तो ये कुछ अवेयरनेस की कमी ही जो है रही है एग्ज़ैक्टली। आज भी जो चल रही है। अच्छा मैम, ये जैसे बिफोर द बर्थ मतलब बच्चा होने से पहले ये एक चलन चला है कि केसर खाने से बच्चे का रंग जो है गोरा होता है, तो ये वाकई में सच्चाई है या ऐसे ही जो है? किसी-किसी में पाया गया है, पर अभी उस पर मुझे लगता है प्रॉपर रिसर्च होना ज़रूरी है। अच्छा, हुँ। मतलब रियलिटी उसमें अभी हाँ, अभी भी नहीं मानी जा क्वेश्चन सकती है मार्क क्योंकि है। कोई स्टडी उसकी जो है एग्ज़ैक्टली। साथ में नहीं है। मैम, अभी आपने शायद हजारों मरीजों को डायग्नोज किया होगा, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई मरीज आपके पास आया हो और उससे आपको बहुत हंसी आई हो, कुछ उसने ऐसा कहा हो कि एक ऐसी कथा बताई हो जिससे आपको हंसी आई हो? ऐसे हर रोज़ होता रहता है कुछ ना कुछ जी। और जैसे कल परसों एक हुआ हम्म। मैं इसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थे उसे जी। और जैसे उसका वो क्लियर हो गया जैसे एचएसजी करके आ गई, हम्म, तो बाहर से ही मुझे बोलने लगी कि मैम मेरा यूट्यूब खुल गया। ठीक, तो यूट्यूब। हाँ, तो तो मैंने उनको ये बोली थी कि तुम्हारा यूट्यूब खुला तो मैं क्या करूँ? तो बोले कि नहीं मेरा यूट्यूब खुल गया थैंक यू मैम। तो फिर मुझे लगा कि अरे हाँ, तुम तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती है। ओके, तो इसी में डॉक्टर साहब आपसे जो अगला सवाल पूछेंगे, क्या ये जो आज की डेट में चला गया इंटरनेट पे जो बहुत सारी वीडियो हैं कि चॉकलेट खाने से जो पीरियड्स होते हैं उसमें आराम मिलता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो अजीब अजीब चीजें खाने की क्रेविंग जो होती है, तो इस पे आपका एक संक्षिप्त जवाब चाहते हैं? जैसे चॉकलेट में कैफ़ीन होता है तो थोड़ा-सा मूड एलिवेटेड होता है ओके। और थोड़ा-सा उष्ण होने की वज़ह से पित्त प्रकृति मतलब जो पित्त प्रकृति महिला होती है, तो उनमें थोड़ा-सा मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा-सा और फ्लो में आता है। तो कभी-कभी यूज़ होता है, कभी-कभी नहीं। तो अभी भी क्या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास में आया जिसमें जो ऐसा कोई घरेलू उपाय बताया है जिससे आप सरप्राइज हो गए हों, कि आपको लगा हो कि वाकई में ऐसा होता है, या आपको लगा हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सरप्राइज वाली एक स्थिति बनी हो, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में? हाँ, सरप्राइज़ नहीं बोलूँगी पर ये है कि जैसे कुछ हमारी साइंटिफिक ये रहती है, मेडिसिन्स रहती है, जैसे पुराण घृतकी हम्म, वग़ैरह, तो आज भी वो कभी-कभी ग्रामीण लोग यूज़ करते हैं कि अ, मैंने पुराना जो घी है, वो लगाया पेट पे और मुझे पेट में आराम मिला। ओके। तो वो थोड़ा सरप्राइज़िंग रहता है कि उनको भी कैसे पता है मतलब ये सब चीज़ क्योंकि बहुत साइंटिफिक है। तो ये जो हमको लग रहा है पुरानी टाइम से जो बातें चली आ रही हैं वही पास ऑन होती जी, रहती हैं, जी। फिर लोगों में आज भी जो है अवेयरनेस की कमी रहती है। ठीक है, तो एक सवाल ये था मैम, क्या जो ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो मेनली मार्केट में बिक रही हैं या अवेलेबिलिटी थी है उनकी, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, तो इनका जब लॉन्ग टर्म यूज कोई करता है तो इसका क्या असर कोई पड़ता है पेशेंट के ऊपर? डेफ़िनेटली पड़ता है। क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियों का काम होता है कि ओव्यूलेशन ना होना। हम्म, जैसे जो अंडे बनते हैं वो फूटने ना देना। हम्म, तो उसमें वही होता है कि जब ऐसे लॉन्ग टर्म लेते रहेंगे तो एक काइंड ऑफ हम अपने नॉर्मल साइकिल को, अपने नॉर्मल शरीर को हम एक फ़ोर्सफुली एक ओव्यूलेशन से बचा रहे हैं। तो आगे जब हमें ओव्यूलेशन की ज़रूरत है या फिर
जब हमें बच्चा चाहिए होता है हाँ। उस टाइम हम सोचते हैं कि अभी नहीं होगा, तो उस टाइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इनफर्टिलिटी को लीड कर सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है। तो इससे सावधानी जो है बरतने की जरूरत है। exactly। ओके, तो जो पहली बार माँ बनने के लिए जो महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही हैं, तो उनको सबसे जरूरी जो सलाह है वो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे जरूरी सलाह तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस फ्री रहे। कि स्टार्टिंग में ऐसे रहता है कि पता नहीं कैसा मैं 9 मंथ कैरी करूंगी या फिर उसके बाद कैसे क्या होगा, तो ये ना सोच के आप एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें, प्रॉपर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर आपको नहीं हो रहा है 1 साल तक, अगर प्लान कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो सवाल की तरफ बढ़े, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो IVF है, जो बहुत बड़ा नाम आज की डेट में हो गया है, कि बहुत लोग इससे लाभार्थी भी बन चुके हैं, तो उसके बारे में सरल शब्दों में आप बता दीजिए, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको समझ में आ जाए और इसका वो लाभ उठाना चाहें तो कैसे वो मिल सकता है उनको। IVF जैसे आर्टिफिशियल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आजकल बहुत बूमिंग टॉपिक चल रहा है। मतलब हर दूसरे तीसरे हॉस्पिटल्स में इसके सेंटर्स खोले गए हैं। उसके मतलब जो मेरा व्यू है वो मैं बताना चाहूंगी जरूर इस माध्यम से कि जैसे नॉर्मल एक कपल है कि IVF कराने गया, एक तो फाइनेंशियली उसका जो बर्डन है तो वो एक कपल पर आता है। सेकेंडली उसके वजह से अगर समझो कंसीव हो गया तो ट्रिपलेट या फिर मिनिमम एटलीस्ट ट्विंस होते ही होते हैं। वो हो गए उस जर्नी में, उनका जो फिजिकली और फाइनेंशियली कॉस्ट है वो। सेकेंडली जब वो हो जाते हैं तो एटलीस्ट प्री टर्म मतलब 6 महीना या 7 महीने में वो डिलीवरी हो जाते हैं, मतलब करना ही पड़ता है। और उसके बाद जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, जैसे फेफड़े नहीं बनना, लंग्स की मैच्योरिटी नहीं होना या फिर प्रॉपर्ली अपने आप सांस ना लेना पाना, बहुत सारी और चीजें होती है, तो उसकी वजह से उन्हें NICU में एडमिट करना पड़ता है, तो वो अलग कॉस्ट। फिर उसमें थोड़े बच्चे पनपते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। जो हो भी गए उसके बाद मैंने देखा है कि इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक होती है, तो उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स। और सेकंड देखा गया कि जैसे IVF कराते क्यों है कि अगर ट्यूब ब्लॉक्स है या फिर AMH लेवल लो है, जैसे अंडे ना बनते हो या फिर फूटते ना हो, या फिर मेल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है जैसे एजोस्पर्मिया वगैरह, जैसे लो जीरो काउंट होता है स्पर्म का, तब कराते। तो तब उसमें आइदर आप डोनर स्पर्म लेते हैं या फिर डोनर एग, फीमेल में प्रॉब्लम है तो डोनर एग लेते हैं। तो बायोलॉजिकली वो तो अपना बच्चा है नहीं। तो इस कंडीशन में जैसे मेरे पास IVF फेल्ड केसेस हैं, तो उसमें हम यही देखते हैं कि ये दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है, जैसे ट्यूब ब्लॉक्स होना या फिर AMH लो है तब कंसीव नहीं हुआ, और उसके बाद IVF फेल्ड भी अगर है तो भी उसका एक अनदर बर्डन। तो इसमें जैसे हम आयुर्वेद से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारा बीज शुद्धि, शरीर शुद्धि, उसके बाद जो अगर लो भी AMH है तो उसकी क्वालिटी ऑफ एग अगर हम बढ़ा देते तो बहुत हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड है ट्यूब ब्लॉक्स में, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि पंचकर्मा, उत्तर बस्ती, इसकी चिकित्साओं के आधार पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं को ट्यूब ओपन हुआ है और उसके बाद में कंसीव भी हो गया है। तो मेरा कहना यही है कि IVF को अंतिम विकल्प ना समझ के आयुर्वेद की तरफ जरूर बढ़िए, क्योंकि जैसे उसके डॉक्यूमेंटेड केसेस मेरे पास है, तो मैंने देखा है कि कम पैसों में और विथ लो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस अच्छा बच्चा। और जैसे हम बीज शुद्धि वगैरह करते हैं तो कई हद तक हमने देखा है कि अनुवांशिक बीमारियां भी उसमें नहीं आती है। सेकंड ये है कि जो बच्चे हुए हैं, जो अगर probably उनका फर्स्ट बच्चा IVF से हुआ है या फिर सेकंड बच्चे के लिए वो मेरे पास आए हैं, तो उसमें और फर्स्ट बच्चे में बहुत डिफरेंस पाया गया है, इंटेलेक्चुअल वे में भी और इम्यूनिटी वे में भी। तो IVF को अंतिम विकल्प ना रखा जाए। तो IVF सक्सेस है या नहीं? सक्सेस रेट उसकी है, पर मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि मैंने जितनी देखी है ज्यादातर स्ट्रेस, ओवरबर्डन। पर हाँ, एक जिसको कोई उम्मीद नहीं है उनका लास्ट यूज कर सकते हैं
पर यह है कि अंतिम विकल्प विकल्प बिल्कुल विकल्प नहीं नहीं है। है, जी, आईवीएफ अंतिम विकल्प नहीं है। बिल्कुल जो नहीं। मार्केट में ऐड भरे पड़े हैं यस, कि एग्ज़ैक्टली। आईवीएफ आईवीएफ, हुँ, वो सच्चाई को प्रेज नहीं नहीं, करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और इसी के साथ में आज की डेट में मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे जो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, या हमारे जो साथी सहयोगियों ने भी बताया कि जो एक सिस्ट की प्रॉब्लम है, या गांठ जिसको बोला जाता है पेट में कि गांठ हो गई, चाहे वो ऊपर किसी एरिया में नीचे भी, तो उसका क्या विकल्प है, और क्या वो इतनी गंभीर बीमारी है कि उसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है, या उस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी, उसके देखिए स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर वो ऐसे स्टेज पर है कि उसको निकालना ही है या फिर आगे चल के वो मैलिग्नेंट हो सकता है या फिर उसकी कुछ जाँचें होती है जैसे बायोप्सी वगैरह, एफएनएसी, तो उसमें देखा गया है कि अगर वो मैलिग्नेंसी है, नियोप्लास्टिक वगैरह है, तो उसका ऑपरेशन करके आप फर्दर उसका ट्रीटमेंट करें। पर अगर वो बिनाइन है या फिर क्यूरेबल है, स्टार्टिंग की स्टेज है, तो उसका बहुत हद तक हम सिस्ट जैसे फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, सिस्ट है, ओवरी की सिस्ट है, ब्रेस्ट की सिस्ट है, फाइब्रो एडिनोमास है, तो उसके हमने ट्रीटमेंट किया है और आसान से वो विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं। तो मैम अभी जो हमारा अगला सवाल है वो पीआईडी से संबंधित है कि पीआईडी के बारे में आपसे जानना चाहिए। पीआईडी क्या है, अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज क्या है, और जो इसके प्रति धारणाएं हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त जवाब चाहेंगे आप? पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इसमें मतलब बच्चेदानी का एरिया में सूजन, अ, जिसकी वजह से दर्द होना, पेट में दर्द, बिफोर पीरियड, आफ्टर पीरियड या फिर थ्रू आउट ऑफ द मंथ, और उसके साथ में ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज समस्या, कभी-कभी पेशाब में जलन होना, फिर दर्द होना, और अगर वो मैरिड है तो फिर उसमें ड्यूरिंग संबंध रखते समय दर्द होना, जलन होना, ये सब कुछ समस्याएँ आती हैं। तो उसमें बस वही है कि आपको प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अगर है, हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर आपका खुद का ख़्याल रखते हैं, तो फिर छोटी-मोटी समस्या है, बहुत दिन तक अगर रखेंगे तो और किसी चीज़ में उसका रूपांतर होता है। ओके। तो उसमें बस प्रॉपर आप सलाह लें डॉक्टर की और ट्रीटमेंट करें, तो वो आसानी से क्योर होता है। लेकिन इसको किसी भी तरीके से इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ओके। और मैम आपसे जानना चाहेंगे ये जो लेट प्रेगनेंसी की जो क्या समस्या कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? लेट प्रेगनेंसी का मतलब है कि 35 के ऊपर जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, तो उनकी जो चुनौतियां हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आजकल सारी महिलाएँ करियर ओरिएंटेड हैं, तो या फिर बहुत लेट शादी ज़रूर करती है। पर इसमें उनको सोचना है कि अगर लेट मैरिज हो रहा है, तो आप ज़्यादा गैप ना रखें, मतलब अपना प्लानिंग जो बेबी के लिए है, वो कभी ना कभी करना है, तो उसे प्रॉपर करें क्योंकि उसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स है। क्योंकि देखा गया है कि अगर बहुत एल्डरली प्लानिंग है, तो उसमें उसके शरीर के चैलेंजेस बहुत होते हैं, तब तक हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। साथ में डाउन सिंड्रोम जैसे सिम्पटम्स देखे गए हैं बच्चों में कि अगर 35 के ऊपर महिला कंसीव होती है तो कुछ उसके शरीर के स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर थायराइड, तो उसमें भी डिफिकल्टी आती है प्रेगनेंसी कंसीव होने में। तो लेट मैरिज हो रहा है, पर आप एटलीस्ट प्लानिंग जरूर जल्दी कीजिए। ओके। तो आपकी नज़रों में एक सही समय क्या होता है प्रेगनेंसी के लिए? प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो सही समय क्या है? तो इन द सेंस वही है कि आप 28 से लेके 35 के अंदर एक्चुअली प्रॉपर होना चाहिए। पर ओके। किसी की अगर लेट मैरिज हो रही है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके आप प्रॉपर आपका पूरे रेजिमेंट फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल पूरा, और उसके बाद में इनसे चेकअप बिफोर आफ्टर प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक भी अच्छे से रखेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी जो बात हुई, तो उनसे यही सवाल जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आफ्टर 20 और बिफोर 20 इट्स अ गुड टाइम। तो इस पे आप क्या बताएंगे कि 20 अर्ली स्टेज है या जो है 20 सही? ऐसे बोला बोला जाता है कि जब वुमन रेडी है बेबी प्लान करने के लिए तो इट्स राइट टाइम फॉर मेंटली भी। एग्जैक्टली। हाँ। तो उस हिसाब से हर किसी का अलग अलग राइट व्यू राइट। हो सकता है। ओके। और जो हमारा जो लास्ट सवालों में से एक है कि जो ये मिस कैरेज की समस्या जो बार बार हो रही है, बार बार पेशेंट को दिक्कत हो रही है, ये मिस कैरेज होने के मतलब साथ ही साथ वो मेंटली भी बहुत ही परेशान है अंदर से, तो उसको आप कैसे देखती है? इससे बचाव क्या है,
इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस की वजह से बहुत सारे महिलाएं आज भी ग्रसित है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बस वही होती है कि आइदर आप स्टार्ट करेंगे कि जैसे वजाइनल इन्फेक्शन भी है छोटा-मोटा, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी कंसीव होने में दिक्कत होती है या फिर कंसीव हुआ है तो उससे मिसकैरेज जल्दी हो जाता है। कभी भी देखा गया है कि सर्वाइकल इनकॉन्टिनेंस के बच्चेदानी के मुँह में अगर नेबुटिन सिस्ट है छोटी-मोटी, सर्वाइकल इनकॉन्टिनेंस है मतलब वहाँ पर मुँह उसका खुला रहता है या फिर उसकी जख्म, इरोजन ये सब छोटी-मोटी समस्या है तो वो अंदर टिकने नहीं देती बेबी को। इंटरनल अगर कुछ इश्यूज है एंडोमेट्रियम में तब भी प्रॉब्लम वही होता है या फिर अगर टॉर्च जैसे इन्फेक्शन वगैरह है तो ये सब कुछ जो होती है तो प्रॉपर एक चेकअप और उसके बाद में प्रॉपर गाइडेंस से आपको ये करना पड़ता है, नहीं तो बार-बार ऐसी समस्या होती रहती है फिर लास्ट में इनफर्टिलिटी ही कहलाते हैं। लीड करती है इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली। को। और ये हमारा जो लास्ट सवाल है मैम, ये क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी अवेयरनेस से, तो अवेयरनेस के लिए ऐसी कौन सी चीज आप सजेस्ट करेंगे कि जो जो लेडीज होती हैं या महिलाएं हैं वो बचपन में अपनाती हैं और वो फिर जब तक कि वो बड़े होते हैं या आगे एज तक कि वो उसको मतलब उनकी लाइफस्टाइल में वो शामिल हो जाता है, इससे संबंधित? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। आप अगर यहाँ से अपने मार्केट की तरफ जाएंगे तो आप हर स्ट्रीट फूड्स के आगे हर टीनेजर स्पेशली लड़कियों को आप देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा तीखा खा के गोलगप्पे खा रहे हो, चाट खा रहे, फुल्की, रोल, बहुत एन नंबर्स ऑफ थिंग्स। उसके साथ में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा ये सब कुछ मतलब थोड़ी तो ऐसे महिलाएं हैं जिनको डेली चाहिए या फिर एटलीस्ट वंस अ वीक चाहिए ही चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। तो ये सब चीजें कितने हद तक ठीक है, कौन से हाइजीनिक कंडीशन में उसने प्रिपेयर किया होगा, कौन से उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, तो वो हमें देखने पड़ेंगे। सेकेंडली ये है कि चाइनीज वाले जो आइटम है चाउमीन वो सब चाइना के लोगों के लिए ठीक है, ऐसे मैं बताती हूँ। पर एग्जैक्टली वही है कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन और आपका हेल्थ और आपका जो फाइनेंशियल थिंग है तो उस हिसाब से आप एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट अपना लें। सेकंड ये है कि मैंने देखा गया है कि मेट्रो सिटीज में इससे भी ज्यादा और प्रॉब्लम हो रही है कि लड़कियां टीनेजर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन में इंडल्ज हो रही है। तो वो कितने हद तक हमारे एक भारतीय परंपरा को भी या समाज में भी सूट नहीं करता है। साथ में अपने शरीर को भी वो एज अ फैशन ये करते हैं, पर आगे चल के इसके वजह से बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज, एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन ऑफ फैट, उसकी वजह से मोटापा, आगे थायराइड की प्रॉब्लम और उसकी वजह से आगे फिर इनफर्टिलिटी और फिर अननेसेसरी स्ट्रेस। तो ये ना करके आपको जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी जो ऋतु है, आपका डाइट रेजिमेंट जो होना चाहिए, जो हमारे साइंटिफिकली इवन आयुर्वेद में सब चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी दी है कि पानी भी कैसे पीना है, कब उठना है, कब ब्रश करना है, सब कुछ बताया है। तो एटलीस्ट ना सही पर एटलीस्ट एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आप जरूर ले। प्राणायाम, योगा जैसे जो छोटे-छोटे हम करते रहते हैं तो वैसे अगर करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस भी नहीं करना पड़ेगा। और ठीक है, अगर कभी-कभार आपको ये सब कुछ खाने का मन करता है तो एटलीस्ट वंस अ मंथ आप कर सकते हैं, पर यही सब कुछ आपका अगर डाइटरी हैबिट्स रहे तो आगे चल के आपकी जो होने वाली प्रोजेनी है वो भी अच्छी नहीं होगी, ना आप अच्छे से रह पाएंगे। ओके, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बाय द वे मैम ये मेरा लास्ट सवाल था, लेकिन अभी आपने 2-3 चीजों का नाम लिया तो मेरे माइंड में आ गया। जैसे आपने थायराइड के बारे में बताया, फैट के बारे में बताया, फिर ओबेसिटी या मोटापा के बारे में, तो क्या इसका भी इलाज आयुर्वेद में है? और यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये देखा गया कि थायराइड हो गया मदर को या ओबेसिटी की वजह से और सारी कंपल्सन मतलब बीमारियां होती है, तो इसका क्या इलाज है? डेफिनेटली है। ये तो सब वही है कि डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंडर ही आता है। तो अगर हम इसके साथ मेडिसिन भी चलाए और इसमें बहुत सारे पंचकर्मस होते हैं, योग बस्ती, उत्तर बस्ती, वमन विरेचन, तो ये सारे अगर हम करेंगे तो प्रॉपरली इन सबका मतलब ये नहीं कि लाइफ एक बार थायराइड हो गया तो हमेशा थायराइड की मेडिसिन लेनी है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ है। और प्रॉपर अगर हम सब कुछ करते रहेंगे तो वो प्रॉपरली
नॉर्मल अपने लाइफ जी सकते हैं। नॉर्मल लाइफ से फिर से एग्जैक्टली आया जा सकता है। एग्जैक्टली बट मैंने तो सुना है कि अगर थायराइड की कोई दवा ले रहा है तो वो मतलब वन से थायराइड पेशेंट इज ऑलवेज थायराइड पेशेंट, इट्स अ मिथ। मतलब ऐसा नहीं है। नहीं, तो इसका इलाज आयुर्वेद में ही है, हाँ जी हाँ जी आयुर्वेद में इसका इलाज है। जी जरूर। और ये जो मोटापा की जो दिक्कत आ रही है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी एक आज की डेट में तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसमें एक कोर्स ज्वाइन करवाते हैं, काफी महंगे कोर्स होते हैं, फिर उसमें एक पूरा पूरा ग्रुप जो है उस कोर्स को लेता है, उसमें मेडिसिन लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोटापे को कम करते हैं। फिर एक टाइम के बाद जब वो उन मेडिसिन को या उन सप्लीमेंट्स को लेना बंद करते हैं, वो फिर से जो है मोटे हो जाते हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा एक चेकअप कराएं, और उसमें अगर आपको लगता है कि आपको किस किस चीजों की जरूरत है तो वही ले, क्योंकि मैंने देखा है कि जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं थोड़े लोग, उनमें प्रोटीन पाउडर एक्स्ट्रा जो हमें एक्स्ट्रा नीड नहीं है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो भी आप वो लेने स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर अ मसल ग्रोथ, और ये तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है कुछ समय के बाद। और एक्स्ट्रा वर्कआउट करना जस्ट टू बिकम थिन, तो वो भी आगे जैसे हम अगर थोड़े दिन में छोड़ देंगे तो वैसे ही वापस आ जाते हैं। और कुछ चीजें अनुवांशिक होती है तो उसके आधार पर आपका होगा, पर अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपको ना कोई प्रॉब्लम होगी ना कोई बीमारी आएगी। ठीक, तो लास्ट मतलब अंतिम सवाल कहते कहते 4-5 और हो गए, तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।